बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरबत वलीम। रॉफ क्लासरा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनामा लीक्स की 4 जनवरी से 1 फरवरी तक 21 समातें हो चुकी हैं। इस केस में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने क्या खोया क्या पाया, और इस केस में बात बहस मुबासे तक महदूद रही या फिर कुछ साबित भी हो सका। केस में अब तक जो पेशरफ्त हो चुकी है वो आमिर मतीन साहब से हम जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि लंदन फ्लैट्स 2 अशरों का किस्सा है, 2-4 बरस की बात बिल्कुल नहीं है। मरहूम साबिक सदर फारूक लगारी 17 साल पहले ही लंदन फ्लैट्स को बेनकाब कर चुके हैं। हालात की सितम ज़रीफी या फिर सियासत की संगदिली कहा जाए, जिस वज़ीर आज़म को फारूक लगारी करप्ट तरीन सियासतदान बरमला कहते थे, उन्हीं के अपने बेटे अवैस लगारी और जमाल खान लगारी करप्शन पर दिफा करते हैं। पैनामा केस से लेकर खालिद लांगू की करप्शन केस तक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत देख रहे हैं कि चेयरमैन नैब पर बरहम है। क्या चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी ओहदे पर रहने का जवाब खो चुके हैं? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में यकीनी तौर पर कराची शहर की बात करेंगे, जो एक मरतबा फिर जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर है। माह जनवरी में 4400 शहरी स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हुए। दूसरी जानिब रोशनियों का यह शहर कराची आबादियों से लेकर पोश इलाकों तक गंदगी का ढेर बन चुका है। आमिर मतीन साहब और ऑफ क्लासा साहब कुछ अरसा कबल कराची गए थे, इनके विजिट की रुदाद इन्हीं से जानेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जुनूबी पंजाब की बात करेंगे, जिसके शहरियों से जकूटा जिनों का सौतेली मां जैसा सलूक अभी तक जारी है। भक्कर के डीसीओ की जानिब से एजुकेटर्स भर्ती में टॉप पर आने वाली तालिबा मुदस्सिरा परवीन को इंटरव्यू लिए बगैर ही इस दौर से बाहर कर दिया। आखिर कब तक इस बेहिस्सी और ज्यादतियों का इंसाफ लेने के लिए अहले जनूबी पंजाब के बासी तख्ते लाहौर का दरवाजा खटखटाते रहेंगे? सबसे पहले आमिर साहब, पैनामा केस की हम बात करेंगे। 21 समातें हो चुकी हैं, बहस मुबासा तो अब तक जारी था, कुछ साबित भी हो सका जो माना गया हो, तस्लीम किया गया हो? भाई अभी क्योंकि ब्रेक आई हुई है जस्टिस अजमत शहीद की बीमारी की वजह से, बिल्कुल, तो उसमें हम कोशिश कर रहे थे कि इसको ओवरऑल व्यू लेने का कि रैप अप करें कि अभी तक सिचुएशन है क्या। ज़ाहिर है अभी समाअत चल रही है और अभी ये फैसला हो रहा है दोनों तरफ के वकीलों से कि अभी भी अदालत बार बार कह रही है कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। ये कल जस्टिस खुसर साहब ने कहा कि बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं आप, कि आप हमें कुछ नहीं बता रहे, अभी तक वो मनी ट्रेल नहीं दे पाए हैं जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जनाब ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। सो अभी ये सिलसिला तो जारी है, मगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनकी अपनी इंफॉर्मेशन जो नून लीग वालों ने वकीलों ने दी है, जो सबूत आ चुके हैं, जो शवाहिद आ चुके हैं, जो कि एक अपनी एक दास्तान बन गए हैं। तो वो सिर्फ बताना चाह रहे थे क्या चीज़ें साबित हो चुकी हैं। बाकी तो सवालिया निशान है अभी भी कई चीज़ों के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर का क्या डायरेक्टली उसमें लिंक है, नहीं है, मनी ट्रेल है, नहीं है, मगर क्या सबूत आ चुके हैं, जो चीज़ें साबित तकरीबन हो चुकी हैं वो ये है। पहली ये कि अभी तक ये बात तो साबित हो चुकी है कि 70 की दहाई में पैसा दुबई स्टील मिल जो लगाई गई थी उसका ये नहीं बता सके कि वो पैसा कहाँ से आया था, वो पैसा कहीं कोई वो कह रहे जी कोई रसीद नहीं है, और वो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं वो कोई 500 साल पहले का वाक़या है। हम सोचते थे कि शिकारपुर की जो है ना सेंट्रल एशिया में रसीद हवाले की चलती थी कि जाके वहाँ सेंट्रल एशिया में दे दो तो शिकारपुर के बनिए जो है ना वो रिसीव कर लेते थे वहाँ से। तो ये भी ये 70s में BCCI बैंक था, बहरहाल वहाँ ट्रांजैक्शन था, ये सारा पेट्रो डॉलर्स आ गए हुए थे। तो मगर वो ये साबित हो गया कि पैसे से वो स्टील में लगाई गई थी, मगर ये नहीं बताया जा रहा कि वो कैसे लगी थी, वो पैसा कहाँ से आया था, कैसे वहाँ गया, ये नहीं आया। दूसरा, कतर के अंदर जो पैसे गए हुए वो उन्होंने क्लेम कर लिया है कि जनाब 12 मिलियन दरम, जो कि उस वक्त 5 रुपए का दिरम था, तो शायद हमारे हिसाब से वो कोई 6 करोड़ रुपया 5-6 करोड़ रुपया बनता है टोटल, जो कि बाद में 2.5 अरब रुपया बन गया। ये इकरार कर लिया गया है कि जनाब ये पैसे थे और ये कतर में इन्वेस्ट कर दिए गए, मगर उसकी भी रसीद नहीं है कोई कि वो बैंक से, कोई बैंक की रसीद नहीं है कि वो कैसे आए, ये भी नहीं। वो पैसा एक साबित हो चुका है, क्लेम आ चुका है कि ये था। तीसरा, ये भी साबित हो चुका है जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि वो पैसा जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी था, वो 20 साल में 1980 से लेके 2000 तक जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया था, और वो सारा का सारा मलबा मियाँ शरीफ साहब मरहूम पे डाल दिया गया है कि जी ये उनका कसूर था। और
सवाल ये पैदा होता है कि इवन उनकी वफात के बाद 2008 में चलेंगे, जब वापस आ गए थे 2007 में, उसके बाद भी वो पैसे को डिक्लेयर नहीं किया गया। बाद में तो वो पैसा 2001 और 5-6 के दरमियान में इस्तेमाल होता रहा ना, तो वो बाद में क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया कि जनाब हमारे अब्बा ने ये डिक्लेयर नहीं किया था, लैप्स हुआ जो भी था, हम ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डिक्लेयर है। उसकी बाद में भी सो वो सारा इल गॉटन वेल्थ कहलाती है, ब्लैक मनी थी वो वाली। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि उस पैसे से, ब्लैक मनी से ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई, ये भी साबित तो खुद उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद की बात है, उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया है कि 4 चीजें उससे खरीदी गई थी। एक जो है, पहले तो अल तौफीक केस के अंदर $8 मिलियन उनको दिया गया, जो यहाँ पे पाकिस्तान में हुदैबिया को सेटल करने के लिए, उस पैसे में से, ब्लैक मनी में से वो दिया गया। तो यहाँ ये जायदादें लगी उस ब्लैक मनी से। दूसरा उन्होंने कहा तकरीबन कोई 5 मिलियन के करीब है डॉलर्स जो कि हसन को उसके कारोबारों के लिए दिए गए। फिर उसके बाद जो है अल अजीजिया स्टील मिल जो लगाई गई सऊदी अरेबिया में, वो भी उस पैसे से लगाई गई। और फाइनली ये जो फ्लैट्स 4 कहते हैं कि जनाब उसी पैसे में से जो कतरों के पास पड़ा हुआ था उससे खरीदे गए। हम उस बहस में नहीं जा रहे कि वो जो मजाक है 20 साल तक पड़े रहे वो क्या रहा, उस वो मजाक नहीं आज उड़ा रहे। हम ये कह रहे हैं शवाहिद जो कि ये साबित हो गया हुआ है। सबसे खतरनाक बात जो कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का इशू रहता है कि 3 अलग-अलग वकील इसलिए किए गए थे कि प्राइम मिनिस्टर को इंसुलेट करने के लिए, इस केस से अलहदा रखने के लिए। मगर ये खुद इनके शवाहिद से इन्होंने साबित कर दिया है कि जो दूसरा लेटर दिया है कतर का, उसके अल्फाज हैं कि कतर की अल्सानी फैमिली हमारे बिजनेस पार्टनर थे। जी जी, ऐसा ही है। और बाद में इनको एहसास हुआ तो अब उनके वकील कहते नजर आते हैं कि नहीं वो इन्वेस्टर थे, ये थे बिजनेस पार्टनर, लिख के ये मान चुके हुए हैं। तो ये सवाल आ जाता है कि मुख्तलिफ तीनों वजीर आजम के जो दौर थे, तीनों दौर में शायद अदालत लिस्ट मांग ले कि जनाब वो जो इस खानदान को प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के दिए गए जरा वो दें उनके लिए। तो जो ऑलरेडी हमारे, हम इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा क्लासो साहब और मैं जिक्र कर चुके हुए हैं कि 1990 और 93 के दौरान जो रेडको को दिया गया पार्ट्स ऑफ मोटरवे के कुछ हिस्से दिए गए, फिर पंजाब हाउस बनाया गया और जो है BMW का जो इंपोर्ट्स का प्रोजेक्ट था वो दिया गया। और याद रहे कि सारे कंट्रोवर्शियल थे, इनके मुतालिक किस तरह दिए गए, ये उस जमाने में कंट्रोवर्सीज होती रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस थी कि इनको दे दिया जाए। ये अपने अपने जमाने में सारे कंट्रोवर्शियल रहे, जबकि ये डिक्लेयर नहीं किया गया था कि ये पार्टनर है, किसी को ये भी नहीं पता था कि पार्टनर है। वो तो अब बता रहे हैं कि ये पार्टनर है, तो नए सवाल थे। दूसरा जो सबसे बड़ा फौरन इस दौर का जो आ जाता है, दूसरे दौर का शायद अदालत को मांगना पड़े, मगर इस दौर का जो आ जाता है कि ये अभी पोर्ट कासिम का जो प्रोजेक्ट है 200 अरब रुपए का, वो भी इसी खानदान को दिया गया। और जबकि हमें नहीं बताया गया था कि ये प्राइम मिनिस्टर के फैमिली के बिजनेस पार्टनर हैं। बिल्कुल, इस चीज को तो ये डिक्लेरेशन दिए बगैर इख्तियारात का क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं आ जाता कि आप अपने जाती बिजनेस पार्टनर्स को प्राइम मिनिस्टर की पावर यूज करते हुए जो है ना ये प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, ये डिक्लेयर नहीं कर रहे आप। तो ये सवाल हैं। प्लस ऑफ कोर्स लास्टली कि ये जो इसाक डार साहब की हल्फिया बयान और जिसके अंदर मनी ट्रेल मौजूद है, उसका अदालत अलहदा फैसला कर रही है कि जनाब उसकी शवाहिद की क्या वैल्यू है, उसको एविडेंस के तौर पे मान लिया गया है। और फाइनली रहमान मलिक साहब की जो FIA की रिपोर्ट जिसके अंदर सारी मनी ट्रेल है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो ये शवाहिद का एक अंबार है जो कि ओपन हो गया, जिसके मुतालिक बहस नहीं रही। सवाल कुछ चीजों मुकदमे की कुछ चीजें बहस तलब है, कुछ पे अभी समाअत जारी है, मगर ये शवाहिद आ गए जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये क्लास साहब से मैं जानना चाहूँगा। बड़ा आपने कंप्रीहेंसिवली मत से बड़ी आपने इस पूरे दरिया को कूजे में बंद किया। मैं तो यही कहूँगा जितने दिनों की प्रोसीडिंग थी उनका अच्छा हुआ, थोड़ा रिकैप भी हो गया। मेरे लिए भी इसमें कुछ चीज़ें नई थी जो आमिर ने अभी बताई हैं। ये जो एक हम यहाँ पे आकर लफ्ज़ कहते रहते हैं ना कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इस मुल्क में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर लिया जाता और इसको हल कर लिया जाता कि ये होता क्या है और इसके पीछे एक कितनी मॉरल एक अथॉरिटी खड़ी हुई है। मुझे एक ये वाक़या सुनाया था एक उस दोस्त ने उन्होंने ईरान के एक यहाँ पे हमारे पास काम करते थे,
तो इसमें कंपनी में थे वो, तो उन्हें ये लगा कि वो कुछ अरसे बाद वहाँ वज़ीर लग गए। उन्हें ये महसूस हुआ कि ये क्योंकि वज़ीर लग गए हैं लिहाजा ये हमें बड़ा फ़ायदा देंगे और हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जैसे आमिर कह रहे थे लेके देंगे। जी जी। उन्होंने जाते ही सबसे पहले इस्तीफ़ा दे दिया जिस कंपनी के बोर्ड में थे या वट एवर जहाँ पे भी थे। ये मैं आप छोटी सी मिसालें दे रहा हूँ, दुनिया भर में अभी भी ट्रंप पे मेरा ख्याल आया है कि उन्हें वहाँ से रिज़ाइन करने पड़ गए हैं जी। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ये बात ही समझ नहीं आती कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बिजनेस पार्टनर्स कुछ लोग हैं और उन्हीं को आप ठेके दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप उनको फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप लोग ही हैं, आप अपने ही मुल्क में आप बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी और को बिजनेस करते देख ही नहीं सकते। अब तो इनके बारे में एक और आना शुरू हो गया है, जो शहबाज शरीफ साहब ने टैक्सीज के खिलाफ, प्राइवेट टैक्स के खिलाफ किया है। लोग एक दो ने कमेंट बड़े अच्छे किए, उन्होंने कहा जनाब ये अपने अलावा किसी और को कारोबार करते देख नहीं सकते, कामयाब होता हुआ भी नहीं देख सकते। मसलन डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब थे, कितने बड़े आदमी थे, उन्होंने इदारा किसान था वहाँ पे ऑलरेडी उसके चेयरमैन थे, ये नहीं थे कि उससे कोई तनख्वाहें वगैरह ले रहे थे, उनका हल्ला दूध था। इन्होंने अपना अनहार दूध शुरू करने के लिए इन्होंने डॉक्टर जफर अल्ताफ पे आखिरी उनकी जिस दिन डेथ हुई है 72 ईयर्स एज में, डॉक्टर जफर अल्ताफ पे शहबाज शरीफ साहब ने पर्चे करवाए हुए थे। रीज़न कि हल्ला दूध बंद करवाने और मैंने अपने बच्चों का दूध दही का कारोबार जो है ना वो मैंने आके यहाँ पे करना है। आप मुझे कंपटीटर जो शुगर मिल्स मालकान है, अगेन क्योंकि इनकी अपनी शुगर मिल्स है, उन पे पर्चे करवा दो। जो वहाँ पे अंडे बेचता है उस पे करा दो, कोई दूध बेचता है उस पे करा दो। अब टैक्सी का वही आ गया कि जनाब उनके तुर्कों के साथ, क्योंकि इनके बड़े आजकल दोस्त हैं, मोहब्बतें प्यार हैं, तो तुर्कों की क्योंकि चलानी है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने आके उनकी जो टैक्सीज जो है वो चलानी है उन्होंने इनको बंद कर दो। तो बात वही है कि इस मुल्क में वो चाहते हैं गलिया हो जाए सुनिया तो मिर्जे यार फिरन, बाकी मुल्क के कारोबार करा दें बंद, ये ठेके भी यही लें, ये कंट्रैक्ट भी यही लें, ये टैक्सीज भी यहाँ पे, इनकी सर्विसेज यहाँ पे चले, दूध दही भी इन्हीं का चले, अंडे भी यही बेचें, ये मुर्गियां भी यही बेचें, ट्रांसपोर्ट भी लास्ट में आमिर साहब ये पता करवा दें आपको सोर्सेज मुझसे। छोटी सी एक मैं इनके मैं काम लगाना चाहता हूँ, चले ब्रेक से वापस आगे लगा, बल्कि चले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। पनामा केस की चूंकि बात हो रही है, ये सारी गेम ही लंदन फ्लैट से शुरू होती है। याद रहे कि लंदन फ्लैट्स अब की बात नहीं है, 17 साल पहले साबिक सदर मरहूम फारूक लगाई साहब ने भी 17 साल पहले लंदन फ्लैट्स को बेनकाब किया था। उनका भी इंकिशाफ आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। चूंकि पनामा केस लंदन फ्लैट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, क्लासेस साहब 17 साल पहले साबिक मरहूम सदर हैं फारूक लगाई साहब, उन्होंने ये बेनकाब किए थे, लेकिन इंकिशाफात क्या थे 17 साल पहले जो उनकी तरफ से किए गए थे? वो तो मैं करता हूँ जो आमिर साहब के जिम्मे काम लगाना था, वो नहीं आपने मुझसे पूछा, आप भूल गई। ये दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट बने थे, इन्हीं के दौर में बने थे मियाँ साहब के प्रोजेक्ट में। एक प्राइम मिनिस्टर या सेक्रेटेरिएट नया बनाया गया था जो शाही महल लगता है, वैसे अगर आप कभी जाएँ मैसिव यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ बिल्डिंग, मैं चेक करूँगा, कोई भी जाएंगे पुरानी फाइल्स निकालते हैं कि इसका कंट्रैक्ट किसके पास था। ये तो हो नहीं सकता जो दूध दही की दुकान किसी और को नहीं खोलने देते, तो आपका क्या ख्याल है इतना बड़ा कंट्रैक्ट जो है पंजाब हाउस? सर मैं वज़ीर सॉरी हाउस नहीं, पीएम सेक्रेटेरिएट जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इतना बड़ा बना है, जहाँ पे 10 बंदे नहीं बैठते, और देखें कितने बड़ी उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की है। तो जो मैं कह रहा हूँ जो किसी को दूध दही की दुकान या शुगर मिल अपने मुकाबले में नहीं खोलने देते, तो आपका क्या ख्याल है कि वो इतना बड़ा कंट्रैक्ट, वो खैर चेक करेंगे, आई एम नॉट गिविंग एनी, इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। दूसरा यहाँ कन्वेंशन सेंटर बना था, उसका भी जरा चेक कर लेते हैं कि जनाब, फिर मैं अपने आप को रिपीट कर लेता हूँ कि वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जनाब ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं और चीजें बड़ी खुलना, और ये आमिर मतीन साहब और इनकी एक यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी तो इनको दे दें, ये मुमकिन हो सकता है? तो उनका जरा चेक कर लेंगे जो आमिर बता रहे हैं, दीज आर मैसिव स्कैम्स के बिजनेस पार्टनर्स हैं अगर आपके कतरीज, और कतरीज को सारे प्रोजेक्ट्स आप दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपने आप को अवार्ड कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद अब मैं क्या उस पर कहूँगा, खुदा आपको अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना के भी आप लोगों के अंदर से हिर्स नहीं खत्म होता ना, मैं ओवरऑल में जनरल मैं सियासतदानों के बारे में कह रहा हूँ, इससे कोई बड़ी ऑनर हो सकती है कि 20 करोड़ लोगों में से खुदा ने आपको अकेले को वज़ीर आज़म बनाए, इसके बाद क्या रह जाता है? और जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी, जिम्मेदारियां छोड़ें, वो दैट्स अनदर स्टोरी, का जिम्मेदारियां आप लेते हैं नहीं लेते। मैं सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ, किसी बंदे को खुदा 20 करोड़ में से एक बंदा बादशाह बन जाए, उस बादशाह को ये काम करने चाहिए? साहब एक बात गौर कर रहे हैं कि 93 का जब ये हुए में ये पंजाब हाउस बनाने की और मोटरवे के 93 में ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं, सो वो भी एक फिर वो शक आ जाता है। वो मोटरवे जो उन्हें एतजाज नहीं कहते होते, एतजाज हसन साहब जो हैं
वो तो सीधे कहते हैं, बल्कि शेख रशीद साहब ने भी, हाँ बल्कि शेख रशीद साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब ये खत कतरियों की तरफ से नहीं आना चाहिए था, कुवैत की उनकी सारी आपके जो मोटरवे जिन्होंने बनाया था ये कोरियंस की तरफ से खत आ जाता तो सबने मान भी लेना था, तस्लीम भी कर लेना था। खत भी वहां से लेके जहां से मसाइल आपके वहां से मसाइल है। अब आते हैं फारूक लगारी साहब। फारूक लगारी साहब, एक तो पहले इसका क्रेडिट स्टोरी का ये आमिर मतीन को मुझे नहीं जाता जो आज हम डिग आउट कर रहे हैं। हमारे रिसर्चर है किस्मत खान नाम है, नाम भी किस्मत है और वो काम भी बड़े किस्मत वाले करते हैं। तो किस्मत खान जो है आजकल उसको ये शौक है, वो कुछ उसके जिम्मे मैंने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, मैं कोई उस पर किताब पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी कोई स्टोरीज थी पुरानी, तो वो मैंने कहा मुझे ज़रा ढूंढ के दें, किताब लिखने का प्रोग्राम बन रहा है मेरा। तो आज वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी ढूंढ के लाया। मैंने काम तो कुछ और जिम्मे लगाया था किस्मत खान के, वो कुछ और निकाल लाया है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि हम आज रो रहे हैं पनामा को कि दुनिया भर में पनामा आज इशू बना है। फारूक लगारी साहब ने डॉन की स्टोरी है 13 दिसंबर 1999, ये जना मुशर्रफ साहब का मार्शल लग चुका था और ये अटक किले में थे या लांढी में थे ये मियां नवाज शरीफ साहब। उस वक्त इन्होंने मिलत पार्टी बना ली थी फारूक लगारी साहब ने। और फारूक लगारी साहब ने जो इसमें आम आदमी नहीं थे, वो मैं कोई मतलब सहाफ़ी के ये इल्ज़ामात नहीं है, ये जहन में रखें, ये रद्दी का टुकड़ा भी नहीं है, पकोड़े बिकने वाला कागज भी नहीं है, ये जरा जहन में रखिएगा। फारूक लगारी कौन थे, मैं रिवाइज करा देता हूँ, नई नस्ल को बाज़ दफ़ा नहीं होता। ये उन बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पहली और दूसरी हुकूमत में तो मैं थोड़ा अरसा ये उनके वजीर भी रहे, बड़े इंटेलिजेंट, ये भी DMG के अफसर रहे, ये भी ब्यूरोक्रेसी से है, बेनज़ीर भुट्टो को ज्वाइन किया और सदर पाकिस्तान रहे। ये 4 साल रहे मेरा ख्याल है सर, ये 4 साल। सो इनके नॉलेज में बेपनाह इंफॉर्मेशन थी। और उस वक्त जहन में रखें 58(2)B भी होती थी कि असम्बली भी तोड़ सकते थे, और आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट वजीर आजम नहीं करता था, सदर पाकिस्तान करता था। वेरी पावरफुल वन, ये जो उस वक्त का प्रेसिडेंट होता था वो वेरी पावरफुल, वो ये ममनू हुसैन या तारड़ साहब नहीं होते थे। सो उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन होती थी। बेनज़ीर भुट्टो के साथ ही उनके इख्तलाफात के रीज़न जो वो देते थे लगारी साहब, वो कहते थे मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं था, इनकी करप्शन की जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो रिलेटेड इंकशाफात हो रहे थे, मुझे उस पर कंसर्न थी कि ये हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे लुटमार हो रही है। वो ये फरमाते हैं लगारी साहब, अब ये खबर आप ज़रा इसको अगर दोबारा स्क्रीन पर चला के ज़रा इसको करीब लेके जाएँ, ये जो चीज़ें आज पनामा में आई हैं, ये 17 साल पहले फारूक लगारी साहब ने 13 दिसंबर 1999 का डॉन है उसमें उन्होंने बता दी थी। उसमें वो कहते हैं कि जनाब के इन नवाज शरीफ साहब के जो हैं, जो सबसे बड़ी उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा पाकिस्तानी एलीट के $50 बिलियन जो हैं गैर मुल्की उस बैंक्स में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा अमाउंट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये $50 बिलियन के उन्होंने कहा कंफर्म अमाउंट है, ये फारूक लगारी ने बताया। अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे फौरी तौर पे एक ब्रेक लेना होगा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। फारूक लगारी ने मजीद क्या इंकशाफात किए थे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। फारूक लगारी साहब की बात कर रहे थे हम क्लासा साहब। तो इसमें जो उन्होंने कहा है कि जनाब के एक वहाँ उनके पास सफ़ीर आए थे, उन्होंने कहा जनाब, और वो अमेरिकन थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को $100 बिलियन पड़े हुए हैं बैरूनी ये बैंकों में, और उस वक्त पाकिस्तान का कर्जा $32 अरब था, जरा जहन में रखिएगा। लेकिन लगारी साहब ने कहा कि मैंने फिर भी कहा चलें जी इसको हम इसको 50% कर लेते हैं, तो $50 अरब ये पाकिस्तानियों का, जिसमें वो ये कहते हैं कौन कौन लोग थे, उसमें साबिक वजीर आजम जो थे उनके पैसे बहर पड़े थे, उसमें ब्यूरोक्रेट से, रिटायर्ड जनरल से। तो लगारी साहब कहते हैं सब लोग जो है पाकिस्तानियों का पैसा लूट कर बहर ले गए थे। सो सवाल ये है मेरा कि फारूक लगारी को कैसे पता चल गया था? चलो रहमान मलिक की तो बात हम कहते रहते हैं, मान लेते हैं जी कि उनको कोई जाती मसले होंगे कोई हमारे फेयर, तो फारूक लगारी को कैसे पता था उसमें 1999 में कि जनाब के ये लोग जो हैं जहाँ से पैसा उसमें लूट के गए हैं, और प्लस इन्होंने वहाँ पे मेफेयर के सारे फ्लैट्स खरीदे हुए हैं और मियाँ साहब के किए हुए हैं। और एक उसमें लास्टली चीज़ मैं आपको बताऊँ दो, एक तो ये जना मुशर्रफ को दाद दें, जो लोग बड़ा उनको समझते हैं, उनके दौर को याद करते हैं। क्या जना मुशर्रफ को इन तमाम एविडेंसेस के बाद क्या मुशर्रफ को डील देनी चाहिए थी जी नवाज शरीफ के साथ? उन्हें न बैठ के कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था, उन्हें मदर ऑफ आल डील देनी थी। इट मीन्स कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी ज़ात को फ़ायदे दिए ना, पाकिस्तान को तो नहीं सोचा। उसने बैठ के मुशर्रफ ने कैसे डील दे दी जिस बंदे के बारे में उन्हें पता था कि इतने अरबों डॉलर जो हैं पाकिस्तानी कौम के बाहर गए हैं, या इनके फ्लैट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बला बला, नंबर 1। दूसरा, मैं आज जैसे ये सैल्यूट करते होते हैं ना हमारे उनको सिंधी भाइयों को कि जरदारी साहब को अपना लीडर मान के वोट देते हैं, ऐसे सैल्यूट आज मैं करना चाहता हूँ इसको अवैस खान लगारी को
और जमाल खान लगारी को मेरा सैल्यूट, मेरा सैल्यूट इन दोनों को कि मतलब लगारी साहब वही मस्त से वटेवर बेनजीर भुट्टो से भी लड़े, लोग उनको गलत कह सकते हैं। मैं आज भी समझता हूं कि हुकूमत तोड़ने की बजाय लगारी साहब इस्तीफा देकर चले जाते कि संभाल कर रखेंगे, मैं आप करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करता, तरीक में ना बना जाते। चलो नहीं किया। नवाज शरीफ के साथ भी वाले साहब इनके कुछ और कह रहे थे, ये डिफेंस जो लास्टली सर उस दिन कौमी असम्बली में जब दानियाल अजीज ने उन पर तकरीर की ना इमरान खान की, उन्होंने ऐसी तैसी फरमाई, ये अवैस लगारी वाज द फर्स्ट वन जो उठे हैं वहां से बेंचे से, मैं देख रहा था प्रेस गैलरी से, उठे हैं दानियाल अजीज की पीठ उन्होंने जाकर वो की है, ठोकी है, बिल्कुल उन्होंने पीठ ठोकी है। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या आपने आप नवाज शरीफ का दिफा किया है और आपने इनको लताड़ कर रख दिया इमरान खान का पोजीशन को। तो उनके वालिद साहब के, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये व्यूज थे। सो अब क्या कहते हैं, तो लगारी साहब ने कुछ क्यों ना किया, ये पैसे आ जाए वापस। लगारी साहब तो नहीं बात सुन, लगारी साहब तो 99 में वो सदर नहीं थे, वो तो 1998 में इस्तीफा दे के चले गए थे। और जिस तो पता था ना, और जिस इज्जत के साथ उनको निकाला गया था, उसके बाद भी अवैस लगारी और जमाल खान लगारी को मेरा सलाम, मेरा सैल्यूट कि यार क्या बात है। आपके वालिद क्या कहते थे, आप उनका कहां पे दिफा कर रहे हैं। अब आते हैं करप्शन की तरफ। आमिर साहब, पैनेमा केस से लेकर खालिद लांगू के करप्शन केस तक जाते हैं। चेयरमैन नैब पे सुप्रीम कोर्ट बरहम नजर आती है, तो ओहदे पे रहने का जवाब क्या रह जाता है फिर? सुप्रीम कोर्ट अब से बरहम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट महीनों और अब तो सालों से बरहम है। और उनकी मगर ताकत देखें कि इतनी उनकी ताकत है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। कम अज कम आधे से ज्यादा दर्जन केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोज इनके मतलब कुछ ना कुछ गुस्से का इजहार करती रहती है, मगर बिगड़ता इनका कुछ नहीं है। आज जो है फॉर एग्जांपल उनका जो है खालिद लांगो केस में और मुश्ताक रईसानी जो इनके घर से वो लाखों करोड़ों अरबों रुपया वो निकला था, उस केस में जाहिर है वो मुश्ताक रईसानी साहब को प्री बार्गेन करके वो छोड़ दिया गया, और इनके बाकियों को भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट वो रिकॉर्ड मंगा रही थी और वो रिकॉर्ड देने में बड़ा तामुल कर रहे हैं और वो नहीं दे रहे हैं। उस पर अपना गुस्सा किया है कि एवरी डे जो है ना रोज़ाना नैब की साख गिरती जा रही है। वही गुस्सा जो इससे पहले भी अदालत बड़ी दफ़ा कर चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये जो दूसरा पैनमा केस है उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को नैब साहब को है कि जनाब ये सागडार साहब के खिलाफ अपील पे क्यों नहीं गए। ना सिर्फ के अदालत के कहने पे ही उन्होंने कहा जनाब ये इतने सारे जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट, कितने टोटल केसेस थे 70-80 केसेस, इन पे आप एक्शन क्यों नहीं करते। उनका नाम इस्तेमाल करके उन्होंने 175 उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फैक्ट्री लगा दी छोड़ने की, और उसी में सागडार साहब को छोड़ दिया, और अभी वो इस पे भी बरहम है, गुस्से में है अदालत। उसके बाद एक मुस्लिम हानी साहब जज साहब ने भी जो है ना तकर्रियों पे और सारी जो इनकी तरक्कियों पे नैब के केस कर रहे हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में उन्होंने भेज दिया है। जज साहब ने शायद गौर नहीं किया कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जो एक जो इल्ज़ाम है वो डिप्टी चेयरमैन ताजवर साहब पे हैं, वो भी ब्यूरोक्रेट हैं और उन पे अपने इल्ज़ाम हैं, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं उन लोगों पे जिन्होंने उनको यहाँ पे लगवाया है। तो वो पता नहीं कहाँ वहाँ पे कितनी फेयर किस्म की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से रिपोर्ट आएगी, वो एक अलग बहस है। मगर उसके अलावा हमारा अपना केस है, वो एफिडेविट पे जो नैब चेयरमैन साहब हुए हैं वो भी एक फेस कर रहे हैं। मतलब रियाज के कोई आधे दर्जन के करीब केसेस हैं, तो ये दर्जन डजन के करीब ये केसेस जो सारे कोर्ट्स में उनके हैं। गुस्से का इजहार होता है, मगर ना तो उनका पार्लियामान कुछ कर सकती है, और पार्लियामान का तो समझ आता है कि दो बड़ी पार्टीज वहाँ पे वो खुद ही बेनिफिशरी हैं, इनको उन्होंने ही लगाया और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया हुआ है, और बाकी इंतजामिया हर कोई बेबस है। सीक्रेट क्या है क्लास साहब, आप जरा मुझे बता दें। इस्माइल भी जानने की कोशिश करेंगे, इस्माइल किस वजह से। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे तो क्लास साहब का व्यू लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बात उन ज़ुकूटा जिन्हों के एक बार फिर से हम करेंगे जिन्होंने जनूबी पंजाब के शहरियों से सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रखा हुआ है। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जनूबी पंजाब की क्लासेस अब हम बात करते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब को हम जब भी देखते हैं सबसे ज़्यादा ज़कूटा जिनों से ही मुतासर होता है। ये बेहिस्सी, ये बेइंसाफ़ी कब तक होती रहेगी और कब तक इंसाफ के लिए तख्त लाहौर के दरवाजे हमें खटखटाने पड़ेंगे?
एक इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सीख ली है, टर्मिनोलॉजी सारी जो है ना तख्ते लाहौर मतलब ये बात हम कहते रहते हैं, दाद दें इन हमारे डीएमजी अफसरान को। ये जब ये साउथ में जाते हैं, जैसे किसी दौर में अंग्रेज़ बादशाह आता था ना, वहाँ से वो लंदन से आते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, वहाँ से वो बच्चे ढूंढते थे और उनको इंसेंटिव दिए जाते थे। वो कहते थे हम क्यों लंदन छोड़ के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज छोड़ के हम क्यों जाएँ वहाँ पे उसमें, या सब कॉन्टिनेंट इंडिया में क्यों आएँ। तो एक मैं बुक पढ़ रहा था उस पर, उसका नाम है स्ट्रेंजर्स इन इंडिया। वो बड़ी खूबसूरत किताब है कि कैसे घेर घूर के उनको लाया जाता था, उनको वो लड़के जो आते थे कि हम आपको क्या क्या इंसेंटिव देंगे, रूल करेंगे, लंबी लिस्ट है, मैं नहीं जाना चाहता। वो रवैया आज भी यहाँ पे कायम है। आपको मैं एक इसकी मज़े की बात बताऊँ, जो सेंट्रल पंजाब और यहाँ पे ये नॉर्थ पंजाब में ब्यूरोक्रेट लगते हैं ना, इनके रवैये डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के एमएनए, यहाँ के लोगों का मिजाज ज़रा डिफरेंट है। ये अपने ऊपर इतनी देर तक ज्यादती नहीं बर्दाश्त करते हो। सेंट्रल पंजाब का ये अच्छी चीज़ है उनकी, ये या नॉर्थ का हो, ये रिएक्ट करते हैं, इनके एमएनएज भी करते हैं, इनके एमपीज भी करते हैं। साउथ में बिल्कुल उलट है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फ्यूडल एक माइंड सेट रहा है, लिहाजा लोग पहले से दबे हुए हैं। ऊपर से ये जाते हैं जो यहाँ से बाबूज जाते हैं, ये क्योंकि नए नए लड़के होते हैं। डिप्टी कमिश्नर की एक, इनके डीएमजी के बारे में एक बड़ा मशहूर है कि फेडरल सेक्रेटरी लग जाएंगे ना, ये मुल्क के सदर वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, लेकिन जब किसी गुफ्तगू में बैठेंगे ना तो कहेंगे वंस आई वाज डिप्टी कमिश्नर ऑफ फलां जिला। वो डिप्टी कमिश्नर इनके जहन से नहीं निकलता। सो ये जो वहाँ पे जाते हैं, जिस तरह लोगों के साथ ट्रीटमेंट होता है इनका, वो शायद पुलिस वाले हों या आपकी डीएमजी क्लास हो। ये क्लासिक उसके एग्जाम्पल है जो कुछ बखर में हुआ है कि वहाँ पे एक उसका लड़की के साथ उन्होंने, वैसे हमें भी ये आया था मैसेज, मैंने हमारी टीम के लोगों के साथ हमने जिम्मे लगाया हुआ था कि ज़रा इसको इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म करें ताकि हम इसको चलाएं अपने उसमें, वो उसमें प्रोसेस में थे। आज अच्छा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब की जो फेवरेट क्लास है ज़कूटा जिन्नू की, उनके करतब कारनामे देख लिए। नाम है उनका अहमद मुस्तजाब करामत, जो डिप्टी कमिश्नर थे बखर के। आप अंदाजा कर सकते हैं कितना बड़ा नाम और कितने उनमें रौनक और कितना बड़ा उनमें एक तरह का वो होगा जैसे डीएमजी के लोगों में होता है। ऐसे इनको मैं ज़कूटा जिन नहीं कहता, ये ऐसे लोगों को खाते हैं जैसे करते हैं। एक बच्ची यही है एमफिल की, यतीम चचे के घर रहे, लंबी डिटेल है वो सारी, आज सब लोगों ने उसमें देखी होगी। उसका इन्होंने एजुकेटर के लिए दिया, उस बेचारी ने पूरी अपनी उसमें रुदाद लिखी है कि कैसे मुश्किल से मैं यहाँ तक हालात तक पहुंची हूँ मैं। उसको वहाँ पे वो एजुकेटर्स के इंटरव्यूज के लिए गई है। तो इस अहमद मुस्तजाब, ये नामी जो ये कोई डिप्टी कमिश्नर साहब थे, ये जो मसूफ थे, इन्होंने उनका इंटरव्यू ही नहीं किया। उसने लड़की ने लिखी है पूरी डिटेल और अपनी मर्जी के 2-4 नंबर दे दिए और उसको फेल करके भेज दिया, नहीं नौकरी दी। मैं पूछना चाहता हूँ इस ये साहब अहमद मुस्तजाब साहब हैं कि अगर आप सीएसएस के लिए गए थे, आपने रिटर्न किया, आप जब बैठे थे वहाँ पे उसके बहर के सीएसएस बोर्ड के सामने आपने इंटरव्यू देना है, आपके साथ ये ट्रीटमेंट होता तो आपको कैसा फील होता। ये अहमद मुस्तजाब के जो कुलीग्स हैं, मुझे उनसे भी गिला करना है कि जब आपके इन फेलो कुलीग्स की ये चीज़ें सामने आती हैं, आप में से कोई फ़ोन उठा के उसकी मजम्मत करता है, उसको फ़ोन करते हैं कि आपको शर्म नहीं आती। आप यहाँ पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पे जाते हैं, लोगों के साथ ये जाते करते हैं, एक बच्ची का इंटरव्यू किए बगैर आप उसको 2-4 नंबर खुद दे देते हैं और बैठ के मेरिट की लिस्ट बना लेते हैं। इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, इनकी डीएमजी वालों की साहब की कोई नहीं पूछता नहीं है, इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, इनकी कोई पुलिस वालों की अपनी एसोसिएशन नहीं है कि आपके एनुअल डिनर हूँ कहीं पे बैठे हैं कि लोग हमारे खिलाफ इतने क्यों होते जा रहे हैं, क्यों हम यहाँ पे माशरे में लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का काम था। आप लोग अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए तो सारे काम करने को तैयार हैं। तो अब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको सर वो कर दिया है। एक हमारे लइये में थे एक साबिक डिप्टी कमिश्नर, कुछ अर्सा पहले लूट के रखा उन्होंने काम सर वहां पे। वो कहते हैं किसी का कुत्ता जो खड़ा था उन्होंने रिश्वत में वो भी वसूल किया। उनको सजा क्या दी उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने ट्रांसफर करके उनको न वहां से हटाया और एंटी करप्शन में लगा दिया सर। ये पंजाब के एक उसका डिवीजन का क्या सर इसे सजा तो ना कहें फिर। अभी भी अहमद मुस्तजाब साहब को मैं जरा थोड़ा सा उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे ज़कूटा आप परेशान ना होना। शहबाज शरीफ साहब ऐसे लोगों को वक्ती तौर पर अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सस्पेंड करके बाद में बड़े बड़े ओहदे देते। गोजरा में उन्होंने 9 क्रिश्चियंस को जलाया जो उसमें मुलव्वस थे सर, पुलिस अफसरान, उनको शहबाज शरीफ ने तरक्कियां दी। श्रीलंका वाली टीम आपको याद होगी जिन पे हमला किया, उनको तरक्कियां दी गई। सो नेक्स्ट इन लाइन जो अहमद मुस्तजाब साहब जो हैं हमारे प्यारे ज़कूटा, इनके घर वालों को भी वैसे इनको शर्म दिलानी चाहिए कि मेरा बेटे कि अगर आपने सीएसएस करके इंटरव्यू दे के लोगों के साथ आपने यतीम बच्चियों के साथ ये करना है तो उसके बाद मेहरबानी फरमाएं इस्तीफा दे के वापस घर तशरीफ लें। घर वालों तक जाती है ये बातें, वे देख रहे होते सारे, पूरे मुल्क में खबर चली है। उसके बाद किसी बाप को तो अपने बेटे से पूछना चाहिए कि जनाब के मैं सन आपने ये हरकतें की हैं, इसके बाद तुम्हें वहाँ डीसी रहना चाहिए। बस देख लें कि आप वहाँ बच्चों के साथ जाते हैं करते रहे। आप लास्ट लिस्ट पे कुछ कहेंगे फिर हम कराची की तरफ बढ़ेंगे आमिर साहब।
इस पे क्या जो है फिर इन हरकत के साथ जो है ना डीएमजी फिर ये और इख्तियारात मांगती है कि जी हमें जुडिशल मजिस्ट्रेट भी बनाएं, हमें ये भी करें। वो गोरे के ज़माने में इख्तियारात थे तो उसका एक इस्तेमाल भी अच्छा था जिसकी वजह से काफ़ी वो फलाह भी करके गए। ये सिर्फ अपने पर्क्स, प्रिविलेज और पावर के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ थोड़ा सा अपने आप को भी सुधार लेंगे। रोज चले अल्लाह बेहतर तरह बता दें, हमने अहमद ये मुस्तजाब को फ़ोन किया था डिप्टी कमिश्नर साहब को वर्जन लेने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया लिहाजा मैं वर्जन नहीं दे सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहब तो इनको बड़ा ओहदा देंगे, जैसे उन्होंने लिए कि पहले डिप्टी कमिश्नर पे इल्जाम थे करप्शन के, उनको सरगोदा भेज दिया कि तुम जो वहां लूटमार करो। सो इनको भी कोई अच्छा ओहदा मिलेगा इंशाल्लाह लोगों को, और आप अपना इंसाफ स्टोरी तो इस तरह ही है। अब सीपीएससी की तरफ रिपोर्ट की तरफ चलते हैं आमिर साहब। ये कराची इसलिए है कि हम बड़ा 2.5 करोड़ का शहर है, दुनिया के बड़े तरीन शहरों में है। अभी कल परसों नए जो ISPR के DG आए हैं उन्होंने भी बड़ी क्रेडिट लिया कि 90% जो है ना क्राइम वहाँ पे कंट्रोल हो गया। नए गवर्नर साहब आए हैं मोहम्मद जुबैर साहब, वो आज कह रहे थे कि 3 साल में हमने कराची का कंट्रोल कर दिया, जिस तरह मुस्लिम लीग ने हमने अमन बहाल कर दिया। और मुराद अली शाह साहब पीपल्स पार्टी भी थकती नहीं है क्या कि देखें हमने क्या अमल कर दिया, कमाल कर दिया। MQM सारे क्रेडिट ले रहे हैं। और फैक्ट्स जो हैं ये जो आज आ गए हैं सबके मुंह पे एक किस्म का एक क्या कहूँ मैं, सख्त अल्फाज नहीं कहना चाह रहा, मगर ये फैक्ट्स बिलाए देयर क्लेम्स कि ये खौफनाक फैक्ट्स हैं कि जनवरी के महीने में 1 महीने के स्ट्रीट क्राइम्स जो आए हैं 4400 शहरी जो है ना स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात हुए हैं, जिसके अंदर 1848 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, 2600 से ज़्यादा वाकयात हुए जिसमें मोबाइल छीन लिए गए हैं, 31 अफराद इन वाकयात में मर्डर भी हो गए हैं। वो जो है ना उसमें सिर्फ वो वाकया नहीं जहाँ लोगों ने असिस्ट किया और मर्डर हो गए हैं। 100 से ज़्यादा कारें छीनी जा चुकी हैं। सो कराची अगर ये फिगर्स देखें तो बैक टू इट्स ओल्ड सेल्फ हो चुका है। तो फिर हम कैसे कहते हैं बहार? आखिरी आपके पास टाइम है, मगर बात ये है कि खुदा के लिए नए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर आए हैं, नए रेंजर के DG आए हैं, नए कोर कमांडर आए हैं, नए गवर्नर आए हैं, नए मेयर आए हैं, सारे इत्तेफाक के नए आए हैं। ये इसका कोई नतीजा निकालें। ये जो आगे अमन आया है वो एक हंगामी हालात में है कि आपने रेंजर्स डिप्लॉय की भी है, कुछ उसमें से कोई रिफॉर्म्स कर लें, पुलिस को ठीक कर लें, इंतजामिया को ठीक कर लें कि ये देर पा रहे हैं, वरना ये वक्ती तौर पे तो कंट्रोल हो जाता है, आखिर में घूमते ये रिजल्ट आ जाता है। मेरे एक बात बताऊं मैं आपको, जब आसिफ अली जरदारी एयरपोर्ट से उतर के वो सीधा जाएगा वहाँ पे उसको मिलने के लिए डॉक्टर आसिम हुसैन को, और वो डेली मुलाकातें करेगा एक वहाँ से क्रिमिनल अक्यूज से, उसके बाद ये बिलावल जाएगा और अपने अंकल को सियासी कैदी डिक्लेयर करेगा, उसको सजा देने के बजाय, कन्विक्ट करने के बजाय पूरा सिंध इस काम पे लग जाएगा कि हमने आसिम को बचाना है और इसको रिलीज करवाना है, पूरी सेनेट भी लग जाए इनकी पीपल्स पार्टी की, तो कराची में अमन नहीं आएगा। मैसेज क्या दे रहे हैं कि पावरफुल आदमी को आप उसका एहसाब नहीं कर सकते। डॉक्टर आसिम को बचाने के लिए पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुई है। सर ये नहीं कर सकेंगे आप जब तक बड़े आदमी का एहसाब नहीं करेंगे टॉप से। अगर आसिम हुसैन को उठा के जेल से, वो जेल भी नहीं थी, वो VIP उन्होंने कमरे दिए हुए थे, उसको मर्जी के अस्पताल में आप रखेंगे और जरदारी और बिलावल उसके पास डेली जाएंगे, तो सर ये कराची में कभी भी अमन नहीं आएगा। आप एक दफा नहीं, आप उसमें 20 पावर दे दें रेंजर्स को। मैसेज ये जा रहा है कि जो इस मुल्क में ताकतवर है उसका एहतसाब आप नहीं कर सकते। और कराची में सबसे बड़ी मिसाल जो है ना ये डॉक्टर आसिम है कि कैसे इन तमाम ने बैठ के सबूतों के बावजूद, ये रेंजर्स थी ना, रेंजर्स लाई थी ना सबूत उसके खिलाफ, ये रेंजर्स थी ना, नायब थी, उस दिन SNGPL का वकील कह रहा हो कि इसकी जमानत मंजूर कर दें। सही है, ठीक है, ये सब मिले हुए आमिर साहब, ये नहीं आएगा कराची में अमन आपका, क्योंकि रीजन ये पावरफुल आदमी का हाथ नहीं डाल सकते ना। उम्मीद तो हमें रखनी होगी कराची के अमन के लिए। आमिर साहब लास्टली 1 मिनट है हमारे पास, अमन की बात होगी, अब जरा सफाई की बात करते हैं। कुछ अर्सा कबल आप और क्लासेस साहब गए थे कराची, तो बताएं क्या सूरत हाल आपकी? बेचारे हम तो एक दिन देख के आंखों में से आंसू आ जाते हैं और नाक यूं पकड़ के चलना पड़ता है कराची में। वो बेचारे जो रोज रह रहे हैं वो उनके लिए तो रोज की एक क़यामत है, और ये कोई छोटा शहर नहीं है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, और सुनते हैं कि जी यहाँ लाहौर टर्की दे दिया और वो चाइनीज को दे दिया। वो भाई साहब आपसे सफाई भी नहीं होती, एक तरफ आप रोते हैं कि बेरोजगारी है, एक तरफ आप ये सफाई का ठेका भी बाहर के मुल्कों को दे रहे हैं। खुदा के लिए इसका कुछ कर लें। इतने बड़े मुल्क के अंदर इतना ताफुन, इतने बड़े शहर में, ये दुनिया में इतना बड़ा कोई शहर नहीं और इतना गंदा होगा। बिल्कुल ये सारे वजीर, इनकी हुकूमत दुबई से चल रही है, सारे वजीर जरदारी बिलावल, ये कंपनी, इनको मतलब कोई फील नहीं होता दुबई को साफ दे के, लंदन न्यूयॉर्क को देख के वापस आते हैं और कराची को इतना गंदा करके, कोई थोड़ी सी भी कोई खाजासे वाली बात इनमें नहीं आती कि थोड़ी सी
थोड़ी बस जो दुबई में देखते हैं, जो लंदन देखते हैं, न्यूयॉर्क में देखते हैं, इतना गंदा शहर। और अब मैं उस पर क्या कहूँ, हमारे कराची के दोस्त नाराज ना हो जाएं, लेकिन जो है कराची की सफाई की सूरत क्लास अब सबको नजर आती है। बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अब बात यही है कि चीजें और तमाम तर सूरत हाल बयानात तक महदूद नहीं, अब इससे आगे बढ़ चुकी। कोई डेडलाइन देनी होगी, कराची को कचरे से पाक करना होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।